Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK sir. दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश को थोड़ा ब्रेक देते हुए मैथ्स की तरफ चले और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक सीखने की इच्छा भी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। वो टॉपिक है वॉइस। बात करें वॉइस की तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दो तरह की वॉइस होती है। ठीक है दोस्तों, अब एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी इन दो एग्जांपल्स को देख करके। आपके सामने स्क्रीन पर है शी इज कुकिंग राइस, वह चावल पका रही है। इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखा हुआ है राइस इज बीइंग कुक्ड बाय हर। तो बस यही एक्टिव और पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, वो काम को करने वाला जो करता है वही पहले लिखा जाता है और सीधा सीधा सेंटेंस जमा हुआ होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है और बीच में कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। पर मेन बात जो समझने की है वो यही है कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, यानी कर्म को, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक सीधी सी बात। अब पैसिव वॉइस कहाँ काम आता है, क्यों यूज में लिया जाता है, तो हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें एक्टिव वॉइस की बजाय अगर पैसिव वॉइस में लिखा या बोला जाता है तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा इंप्रेशन छोड़ते हैं सुनने वाले या पढ़ने वाले पर। ऐसे कुछ सेंटेंस जैसे मेरी साइकिल चोरी हो गई, तो उसे ऐसे ही बोला जाएगा मेरी साइकिल चोरी हो गई, ऐसे नहीं बोला जाएगा कि किसी व्यक्ति ने मेरी साइकिल चुरा ली। तो ये पैसिव वॉइस का ही उदाहरण है। जैसे स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कौन मनाते हैं, वो गायब हैं। स्वतंत्रता दिवस जिसको मनाया जाता है उससे वाक्य शुरू हुआ है। तो इस तरह के सारे वाक्य पैसिव वॉइस में होते हैं और ये पैसिव वॉइस में ही अच्छे लगते हैं। अब आइए बात करते हैं हम बेसिक रूल्स की। तो इनके जो बेसिक रूल्स हैं दोस्तों, वो आपके सामने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज रिटन एट फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। नेक्स्ट, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इज रिटन, फिर इसके अकॉर्डिंग सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। अब सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या है, अगर यहां पर राइस नहीं होता, कोई ऐसी चीज होती जो कि प्लूरल होती तो यहां पर आ रहा था, तो डिपेंड करेगा यह प्रोनाउन और टेंस दोनों चीजों पर। तीसरा जो रूल है, वी ऑलवेज यूज मेन वर्ब, MV3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रख लेनी है कि जहां पैसिव वॉइस आ गया वहां आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज में लेनी है। एक्टिव में वो कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ING, whatever the form is, but we always use MV3 to make passive voice। उसके बाद if necessary by plus subject is written at last, और लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट को लिखा जाता है दोस्तों। और यहां एक बात और ध्यान देने की है कि नाउन होगा तो नाउन ऐसा का ऐसा चला जाएगा, नाउन मतलब नेम, ठीक है, लेकिन नेम नहीं होगा। और प्रोनाउन होगा जैसे ही, तो दोस्तों ही का बनेगा हिम, इसी तरह से शी का बनेगा हर, और यू का बनेगा यू, आई का मी, वी का अस, दे का देम। यानी सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है बाय के साथ आगे लास्ट में जाने पर। तो दोस्तों, आप लोगों को ये रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और लास्ट में अगर आवश्यक हो तो बाय के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि आवश्यक का मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या वो कंडीशन होती है जहां पर जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात करें हम पैटर्न की। तो एक्टिव वॉइस जो होता है फ्रेंड्स, उसमें सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये शी इज कुकिंग राइस। और जब उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढ कर लिखेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सही ऑब्जेक्ट की पकड़ होना जरूरी है। कुछ सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, जैसे
द चाइल्ड इज लाफिंग, बच्चा हंस रहा है। अब कोई अगर आपसे कहे कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, और जो इसका पैसिव वॉइस बनाकर दे रहा है वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, वहां ऑब्जेक्ट का होना बिल्कुल जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट के बाद एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी नियम जानते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम जो मेन एक्टिव से पैसिव चेंज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस रूल का है, ठीक है, वो एक टेबल के रूप में है। बात करते हैं उसी रूल की जिस रूल के अकॉर्डिंग हम टेंस को चेंज करते हैं, मतलब टेंस का क्या इसमें रोल होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। तो बात करें दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट को तो लास्ट में ले जाना है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाना है, ये तो हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट फॉर्म नजर आए हमें, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कुछ भी लगा हुआ हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे और इज या एम या आर में से किसी एक सुटेबल, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट उठकर आ रहा है तो इज, ठीक है, या फिर प्लूरल है तो आर, और आपको पता है एम कहां लगता है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा, ठीक है, बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट जाएगा। तो अपना जो मेन बिल्कुल ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए इन वर्ब्स पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें हम डू या डज, उसके साथ नोट और फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो, क्योंकि डू डज भी प्रेजेंट टेंस को ही बताते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को, तो उस केस में भी इज, एम और आर तो आएगा, सुटेबल जो भी होगा, सिर्फ नोट की वजह से नोट और थर्ड फॉर्म वही का वही सेम। अगर सेकंड फॉर्म नजर आती है तो सेकंड फॉर्म जैसे ही नजर आएगी हम क्या करेंगे कि वॉज या वर में से सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाद में तो सब्जेक्ट आना ही है बाय के साथ, ठीक है। फिर डिड नॉट, जैसे यहाँ डू नॉट था, डज नॉट था, यहाँ डिड नॉट है, तो जब डू डज नॉट होने पर इज, एम और आर का यूज होता है, तो डिड नॉट होने पर फर्स्ट फॉर्म होने पर वॉज वर का यूज होगा, क्योंकि डिड किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टेंस को, और पास्ट टेंस की वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज या वर, दैट इज सुटेबल। और V3 हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो आप अपने दिमाग में ये हमेशा के लिए सेट कर लेना दोस्तों कि जहां पर भी आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम बीइंग का यूज करेंगे बस, यानी इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होने पर इज, एम, आर तो जो सुटेबल है वो लगा ही देंगे। वैसे अब ये आपको धीरे धीरे एग्जांपल्स में समझ में आएगा। आप अब किसी भी वीडियो को स्किप मत करना, ना इस वीडियो को और ना आगे की वीडियोस जो एक्टिव एंड पैसिव पर बेस्ड होंगी, क्योंकि आपको अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूरा अच्छे से समझना है तो अब आपको आगे की सारी वीडियो अच्छे से पूरी देखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं इज, एम, आर, तो इज, एम, आर में से सुटेबल कोई लग जाएगी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो उठकर आया, सिंगुलर और प्लूरल क्या है, ठीक है। अब वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म ये तो सेम इसका जैसा हो गया, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, आईएनजी की वजह से क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग, और ऐसा का ऐसा यहाँ पर है, वॉज, वर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होने पर वॉज, वर में से जो सुटेबल होगा वही लगेगा। ऐसा थोड़ी ना कि वॉज, वर को कुछ और बना देंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को, इवन टीचर्स को भी यहाँ पर हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अलग चीज है, वहां वॉज, वर का जो भी बनता है वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। यहाँ वॉज, वर का वॉज, वर ही रहता है, केवल सिंगुलर या प्लूरल क्या है उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर आता है, आईएनजी की वजह से बीइंग आएगा और V3 आएगी ही आएगी। अब बात करें हैज, हैव और हैड, कुछ भी हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, अब बात आपको V3 ही मिलेगी इनके साथ। हमें क्या करना है, जैसे आईएनजी को देखकर बीइंग ध्यान रखना है, वैसे ही हैज, हैव और हैड को ध्यान में रखकर हमेशा बीइंग लगाना है, बस फिक्स। हैज हो चाहे हैव हो या हैड हो, बीइंग के बाद ही V3 आएगा, क्लियर। उसके बाद मॉडल्स। अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, विल, शैल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, ये सभी
ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। और मॉडल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ध्यान रखना बी लग जाएगा, मॉडल प्लस V3। जैसे विल है तो विल बी V3, शैल है तो शेल फिर बी फिर V3, क्लियर। और लास्ट जो हमारा इस टेबल का रूल है वो है गोइंग टू, और फर्स्ट फॉर्म होने पर गोइंग टू बी और थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई तो आप ये समझ लेना कि आपको 90% एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यही टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया और जो टेबल आपको बताई वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जो एक्टिव पैसिव के और भी रूल्स हैं और एग्जांपल्स की कैसे कैसे क्या क्या चेंज होते हैं उसके लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।